So hello students, this is me Ajit Singh Charak from the Sankalp, and today I am going to discuss one more important topic of the 11th class, and this topic is basically consisting of the basics of the combination, the laws of chemical combination. तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके laws, और हम यहाँ पे बात करेंगे वो laws जिनसे कोई भी केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है, एटम्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस बेसिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके टोटल 5 टाइप जो सिलेबस में है, और उन टाइप्स में पढ़ेंगे कि उनके बेसिस में क्या क्या उनकी एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या उनके बीच में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्या उसकी थ्योरी है। तो लेट अस स्टार्ट विद दी टुडेज टॉपिक दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, एंड द टॉपिक इज So again, today we discuss about the laws of the chemical combination. So आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, और इसमें हम पढ़ेंगे टोटल 5 लॉज। तो 5 लॉज में सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, तो भाई डिस्कस कर रहे हैं। So we have the topic here is law of chemical combination. अब बेटा ये टॉपिक हमारे पास है, ये बेसिक टॉपिक है, 11th क्लास का टॉपिक है। सबसे पहले आपको पता है कि अभी एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। तो कोई पूछा आपसे एटम कंबाइन क्यों करते हैं, आपके पास आंसर होना चाहिए कि एटम कंबाइन इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, और जब स्टेबल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे। सो एटम कंबाइन सो दैट दे कैन फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। और जब एटम कंबाइन करते हैं उस समय क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ऑक्टेट बनती है, और ऑक्टेट का मतलब यहाँ पे कि 8 इलेक्ट्रॉन के शेल में बन जाते हैं, तो एटम कंबाइन करते हैं। अब इस एटम कंबाइन करने के पीछे जो लॉजिकली हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, उस केस में हमारे पास कितने लॉ गवर्न करते हैं, तो भाई टोटल हमारे पास टोटल है 5 लॉज गवर्न करते हैं। अब ये लॉज कौन कौन से हैं, सबसे पहला लॉ जो हमारे पास आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, वो हमारे पास है, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ conservation of mass. Law of conservation of mass. सबसे पहला law. The very first law is the law of conservation of mass, and this law was given by, इसको किसने दिया, तो इसको दिया the father of chemistry, जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम था एंटोनिन Lavoisier. This was the scientist. तो पहला लॉ जो दिया था वो दिया था एंटोनिन लवोशियर ने, जिसका नाम था लॉ का क्या भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ कौन सा आता है, सेकंड लॉ हमारे पास यहां पे, द सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। The second law is law of definite proportion, या इसको प्रोपोर्शन बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो कंपोजिशन। इसके दो नाम है, या तो डेफिनेट प्रोपोर्शन या तो डेफिनेट कंपोजिशन। अब इस लॉ को किसने दिया भाई यहां पे, तो हु गेव दिस लॉ, तो ये लॉ दिया गया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था J.L. Prost. This was given by another scientist जिसका नाम था J.L. Prost. हो गए भी 2 लॉ हमारे पास। थर्ड लॉ हमारे पास क्या आता है, थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हाट इज थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ क्या आता है, थर्ड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को दिया गया किसने भाई, तो साइंटिस्ट का नाम यहां पे क्या था, तो साइंटिस्ट नेम वाज, ये आपका जाना माना पहचाना है, एंड इसका नाम था जॉन डेल्टन। ठीक है, मैंने डेल्टन लिख दिया,
या पूरा लिखो यहाँ पे, जॉन डाल्टन नेम, ये इसने दिया। अब साइंटिस्ट का नाम देने से मतलब ये आपको कभी ये भी आ सकता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या था, तो उसमें आप बोल सकते हो भी डाल्टन्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या था, वो था लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। और कोई पूछे आपको भी बताओ भी जेएल प्रोस्ट का लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या था, तो आप बोल सकते हो उसका भाई उसके लॉ का नाम था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी तरह से कोई पूछे फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं एंटोनिन लवोशियर, उसने कौन सा लॉ दिया कॉम्बिनेशन के बारे में, तो उसने दिया भी कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। ये 3 लॉ है। इसके बाद 4th लॉ जो आएगा यहां पे वो आएगा, इस लॉ के बेसिकली 2 नाम हैं, एक तो साइंटिस्ट के नाम पे, तो आप लिख सकते हो इसको भाई गे लुजैक लॉ, ये भी लिख सकते हो इसको, या लिख सकते हो क्या भाई यहां पे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये क्या लिख सकते हो, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अभी किसने दिया, तो ये दिया हमारे पास लॉ, किसने दिया, तो यहां पे लिखा है नाम इसका, इट वाज गिवन बाय द गे लुजैक। This is 4th law. And the 5th one, the last one law that we deal it here is Avogadro's law. ये एवोगाड्रो लॉ कहीं ना कहीं हमारे पास डील करता है मोल कॉन्सेप्ट से, तो कभी कभी इसको मोल कॉन्सेप्ट नाम भी दिया जाता है। और जो लॉ हमारे पास एवोगाड्रो लॉ है हमारे पास, ये किसने दिया, तो ये बेसिकली जो दिया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये एवोगाड्रो से कॉन्सेप्ट से आया। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, दिस वाज गिवन बाय एवोगाड्रो हिमसेल्फ, तो इसको लिख सकते हो आप एवोगाड्रो हिमसेल्फ, इसको क्रेडिट हम एवोगाड्रो को देते हैं। तो ये भी हमारे पास किसने दिया, एवोगाड्रो ने, ठीक है। तो थोड़ा इसका नाम वो लिखते हैं, एमिडो एवोगाड्रो ने, ये लॉ। तो टोटल हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उसको गवर्न किया गया 5 लॉज से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो टोटल हमारे पास आपके 5 लॉज हैं जो गवर्न करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। अब हम 1 बाय 1 लॉ को एक्सप्लोर करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे हैं क्या। और बेसिकली यहाँ पे कोई आपका स्टेटमेंट आइडिया नहीं है, आप इसको हमेशा थ्योरी की तरफ पढ़ते हो, तो इसको आप आज पढ़ोगे टेक्निकल पॉइंट से विद एग्जांपल्स पढ़ोगे, तो जरूरी नहीं कि आपको हर बार थ्योरी के एग्जांपल याद रखनी है भाई क्या लॉ है, आप इसको एक एग्जांपल से ही रिलेट कर सकते हो। इसमें बात करो पहले किसकी बात करें, तो पहले करते हैं फर्स्ट लॉ की, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आते कहां पे भी, फर्स्ट लॉ पे। तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या बोलता है, सिंपल सी बात यहां पे लिखेंगे। ये लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आप रिएक्शन कोई प्रोसीड कर रहे हो, है ना, एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो सकती है हमारे पास, अगर उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर आ जाए तो ये लॉ गवर्न होता है। सिंपल सी बात को हम अगर एक रिएक्शन लेते हैं पहले, सपोज आई एम टेकिंग वन रिएक्शन, तो मैंने रिएक्शन ली यहां पे N2, इसको रिएक्ट किया किसके साथ, H2 के साथ, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एमोनिया NH3। बैलेंस करें इसको, तो बैलेंस किया भाई यहां पे, ये हो गया बैलेंस, इसका स्टेट गैस स्टेट, इसका स्टेट गैस स्टेट, और ये भी गैस स्टेट, ठीक, रिएक्शन हमारे पास बन गई। अब अगर मैं सिंपल बोलूं आपको, तो देखो इस इक्वेशन में यू फाइंड दैट N2 कंबाइन विद H2, N2 आपका H2 से कंबाइन कर रहा है, एट द सेम टाइम हमारे पास एमोनिया बन रहा है। अब एमोनिया तो बन रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बताओ, एमोनिया है। रिएक्टेंट क्या बताओ, हमारे पास N2 प्लस H2 है, मतलब नाइट्रोजन गैस और H2 गैस है। तो अगर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, इस रिएक्टेंट का मास, इस रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर।
ठीक है भी, अगर ये लॉ फॉलो कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मोल कंसेप्ट से इसका मास निकालता हूँ। देखो भाई हमारे पास, मैं यहाँ पे मोल कंसेप्ट यूज करूंगा, मोलर मास यूज करूंगा, उससे निकालेंगे, तो उससे निकालेंगे और बताएंगे। बताओ भी N2 का मोलर मास कितना आता है, तो आप बोलोगे N2 का मोलर मास कितना आता है, तो आता भी हमारे पास N का मोलर मास आता है 14। दो आइटम है यहाँ पे, मैं इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो बताओ कितना है, यह है हमारे पास 28, तो इसको मैंने 28 ग्राम कर दिया। यहाँ पे H2 की बात करें तो यहाँ पे भी H2 का 2 ग्राम मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, क्योंकि 3 इसके यहाँ पे मोल्स हैं, तो ये बनेगा आपका 6 ग्राम। अब दोनों रिएक्टेंट को अगर मैं ऐड करूं तो बताओ मोलर मास कितना आएगा, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास मोलर मास आया कितना भाई यहाँ पे, सो दिस बिकम 34 ग्राम एंड दिस इज द मास ऑफ रिएक्टेंट। ये किसका मास आया, रिएक्टेंट का मास आया। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नेक्स्ट फेज की, एमोनिया के केस में क्या भाई, यहाँ पे 2 मोल्स टोटल हैं, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, उसके 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया भाई यहाँ पे 2, अंदर ऐड करें तो 14 प्लस 3 बन गया यहाँ पे 17, और ये बना आपका भाई 17, तो 70 को मल्टीप्लाई 2 से करें कितना आएगा बताओ, ये आएगा आपका अगेन 34 ग्राम। तो इस केस को देखें हमारे पास, मैंने यहाँ पे जो मोलर मास यूज किया है, मोल कंसेप्ट यूज किया हमारे पास, उसमें क्या हुआ कि भी रिएक्टेंट का मास किसके बराबर आया, ये आया प्रोडक्ट के मास, तो दोनों मासेस बराबर हैं, ये मास किसका, रिएक्टेंट का, ये मास किसका, प्रोडक्ट का। तो अगर लॉ में क्या हो रहा है, अगर लॉ में दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या होता है स्टेटमेंट बताते हैं, स्टेटमेंट ऑफ, सो राइट स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट आएगा, यू कैन राइट हियर, लिखो यहाँ पे भी, इट स्टेट्स दैट, it states that the mass of reactant, मैंने इसको लिखा यहाँ पे, जो लिखा ना यहाँ पे रिएक्टेंट का मास, उसको हम mr लिख देते हैं ना, mr ऐसे इज इक्वल टू, ये लिख देते हैं क्या भाई, mp लिख देते हैं ना, p छोटा लिखना, सबस्क्रिप्ट में लिखना यहाँ पे। तो क्या बताता, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या बताया भाई यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और कब होगा ये, जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे, मतलब इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर बेटा कभी भी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ द reactant must be equal to the mass of the product. But what is considering, what is the condition here, the equation must be balanced, the equation must be balanced। क्या इस लॉ का दूसरा नाम भी है, तो इसका दूसरा नाम भी है। अब इस लॉ का दूसरा नाम क्या है, तो लिखेगा यहां पे दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज law of indestructibility of, law of indestructibility of मैटर बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर बोलते हैं। मतलब मैटर इज इंडस्ट्रिबल एंड व्हाट इज बेसिकली इंडस्ट्रिबल, मतलब दैट मीन्स मेटल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। अब अगर मेटल ब्रोकन डाउन नहीं हो तो क्या हो रहा है भाई, देखो मेटल बेसिकली ब्रोक तो हो रहा है बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब इसका ये मतलब हो गया, यहाँ पे आप इसको ये बता सकते हो कि भाई ये यहाँ पे क्या मतलब हो गया, तो मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या होगा, इंडेस्ट्रक्टिबल होगा। तो मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड but can transfer
from one form to another form. So matter is matlab indestructible, and what we can say, it can form, it can convert from one form to another form. So this is the basically the first law, the law of conservation of mass, which was given by the Antoine Lavoisier, and here it is also called the mass of the law of matter indestructibility. तो इसको भी यहाँ पे याद हो गए कि मैटर की इंस्ट्रक्टिबिलिटी की बात करता है यहाँ पे, तो ये भी था पहला लॉ, तो इसको हमने डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है भाई। अब आते हैं दूसरे पे, तो सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ हमने क्या बताया था, तो सेकंड लॉ यहाँ पे बात की थी हमने, तो सेकंड लॉ की बात हम करें हम, तो सेकंड लॉ हमने क्या बताया भाई, तो ये बताया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी को बोले तो इसको हम एक और बोल सकते हैं, डेफिनिट बोलो, फिक्स्ड बोलो, यू कैन राइट फिक्स्ड। डेफिनिट की जगह पे क्या लगा सकते हो आप, डेफिनिट लगा दो या क्या लगा दो, फिक्स्ड लगा सकते हो आप। और प्रोपोर्शन की जगह पे क्या लगा सकते हो, कंपोजिशन में लगा सकते हो। तो नाम इसका ये भी हो सकता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट कंपोजिशन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड कंपोजिशन। अब ये लॉ किसने दिया, जेल प्रोस्ट ने। अब इसने क्या कहा भाई, देखो ये बहुत सिंपल है, कहता आप कहीं से भी एलिमेंट लाओ, कहीं से भी मॉलिक्यूल लाओ आप, है ना, बनाओ, कहीं से भी मॉलिक्यूल बनाओ। सपोज आपने अमेरिका से वाटर लाया, आपने यूके से मतलब कि एच लाया, और आपने वाटर बनाना है, तो अमेरिका वाटर और यहाँ का वाटर फर्क वही नहीं होगा भाई, सेम ही होगा। क्यों ऐसा होगा, हो सकता है कि जो अमेरिका में H2 है और यहाँ पे जो H2 है वो सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो अमेरिका में O2 है वो यहाँ पे O2 है, वो सेम ही है। मेरे पड़ोस में पाकिस्तान में जो O2 है वो यहाँ पे O2 है, ठीक है, उसमें बिल्कुल सेम है, वहाँ पे कोई फर्क नहीं है। वाटर उनका भी H2, मेरा भी वाटर यहाँ पे H2, कोई फर्क नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि जो कंपोजिशन है, जो प्रपोर्शंस हैं वाटर में H के और O के, वो सेम है। वो डिपेंड नहीं करते सोर्स को, उनको लिए कोई बाउंड्री नहीं भाई यहाँ पे, उनके लिए कोई बाउंड्री थोड़ी, कोई बाउंड्री है कि भाई हाँ भाई यहाँ से ये पाकिस्तान का पानी तो कुछ और होगा, यहाँ पे हिंदुस्तान का पानी कुछ और होगा, यहाँ पे बांग्लादेश का पानी कुछ और होगा, यहाँ पे चाइना का पानी कुछ और होगा। उनकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, दे आर बाउंड्री लेस, दे आर बाउंड्री लेस, तो उनकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो उनके वाटर की कंपोजिशन, मेरे वाटर की कंपोजिशन यहाँ पे सेम है भाई, हाँ। तो लैंड की कंपोजिशन हो या फिर वाटर की कंपोजिशन हो, जो बैरियर बनते हैं बॉर्डर्स के, उनकी कंपोजिशन का कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सब इंसान की सोच का। तो यहाँ पे भी यही रखो याद कि कंपोजिशन कोई भी बने, मॉलिक्यूल कोई भी बने, आपका ब्लड मेरा ब्लड सेम है, उस ब्लड की कंपोजिशन सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। आपका बोन मैरो मेरा बोन मैरो में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम है, ठीक है। आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा तो क्या निकल रहा है वहाँ पे, डाइजेशन होकर क्या कर रहा है, वो चाहे जो भी बना रहा है CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। मेरा भी, मैं भी अगर खाना खा रहा हूँ तो क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। वो CO2 में भी जो कार्बन निकल रहा है, जो ऑक्सीजन निकल रहा है, उसकी कंपोजिशन सेम है। तो चाहे कोई भी सोर्स हो, एनी सोर्स कोई भी सोर्स हो, उसमें हमेशा एलिमेंटल कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बताता है आपका कौन सा, डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल बनाए, कहीं से भी बनाए, किसी जगह से बनाए, किसी का ओरिजिन डिफरेंट है, उसमें हमेशा एलिमेंटल कंपोजिशन फिक्स्ड है, उसमें हमेशा एलिमेंटल कंपोजिशन सेम है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये नहीं देखते बॉर्डर को, ये नहीं देखते लैंड को, ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं अपना ही एक कल्चर, अपना ही एक कल्चर। इनका कल्चर बिल्कुल क्या है, प्योर है, फिक्स्ड है। और इनको जब जुड़ना है एक रेशो से जुड़ जाएंगे, इनको जब टूटना है एक रेशो से टूट जाएंगे। अब जब जुड़ेंगे, जब टूटेंगे तो जुड़ेंगे टूटेंगे अपने ही एक पर्टिकुलर रेशो से, पर्टिकुलर फिक्स्ड कंपोजिशन से। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या डेफिनिट कंपोजिशन। हो सकता है मेरी एग्जांपल देने का यहाँ पे लॉजिकली सेट ना हो, बट आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो, वो आपको अभी थोड़ा समझ आएगा जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो क्या बताने जा रहा हूँ, देखो भाई मैंने क्या किया, लेट्स से मैं यहाँ पे बता दूं, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को, दो एलिमेंट को लिया मैंने, है ना, मैंने कार्बन ऑक्सीजन को दो एलिमेंट को लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, कार्बन और ऑक्सीजन को। कंबाइन करने पे क्या हुआ,
हो सकता है यहां पे ये बन जाए, हो सकता है यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, या हो सकता है यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए। दोनों चांसेस हैं मेरे पास। कब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, तो ये डिपेंड करेगा इनके प्रोपोर्शन पे। अब यहां पे अगर मैं आपको सिंपल बता दूं कि भाई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा जब कार्बन का एक एटम कंबाइन करेगा दो एटम ऑफ ऑक्सीजन से, और कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनेगा जब कार्बन का एक एलिमेंट कंबाइन करेगा एक टाइम ऑक्सीजन से। ठीक है, बट ये कभी फिक्स नहीं हो सकता। फिक्स क्या है, फिक्स इनके एटॉमिक मास। मैं एटॉमिक मास पे आता हूँ, सपोज मैं एटॉमिक मास पे आता हूँ, तो देखो यहां पे अगर मैं एटॉमिक मास रेशो निकालूं दोनों का, तो मेरे पास कार्बन एक है तो कितना होगा भाई, यहाँ पे 12 ग्राम होगा कार्बन हमारे पास। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं यहाँ पे, तो वो है हमारे पास दो, तो दो का होगा कितना भी बताओ, एक का होता है 16, दो कितना होता है, तो दो का होगा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 32। तो मेरे पास क्या हुआ, 12 ग्राम हमारे पास कार्बन आया और कितना आया, 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन आया। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे कार्बन ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 12 और 32। ये रेशो अभी डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल होगा तो क्या होगा बताओ यहां पे, तो देखो भाई यहां से अगर मैं इसको डिविजिबल करूं तो ये जाएगा 4 के कॉमन में। देखो भाई 4 3 जा 12, और यहां पे भी अगर मैं करूं 4 8 जा 32, तो बताओ अभी व्हाट इज रेशियो ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो ना, तो कार्बन के 3 पार्ट्स ऑक्सीजन के 8 पार्ट जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। याद रखना, जब भी कार्बन के 3 पार्ट जुड़ेंगे किसके, 8 पार्ट ऑफ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा बताओ कि 3 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन reacts with 8 parts by mass of oxygen, 8 parts by mass of oxygen। देखो भाई 3 पार्ट हैं कार्बन के और 8 पार्ट किसके हैं, ऑक्सीजन के। दोनों कंबाइन करें क्या बना रहे हैं बताओ, कहां से शुरू हुए हम, CO2 से। तो क्या बना रहे हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे, 3 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन एंड 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, दे कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। लिखूंगा यहाँ पे मैं 1 मॉलिक्यूल, या यू कैन से यहाँ पे हम 1 मोल लिख सकते हो, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये बनेगा CO2 बनेगा यहाँ पे। तो ये फिक्स है भाई हमारे पास, ये फिक्स है, इसमें कोई भी आपका दोहराया नहीं है कि जब भी आपके 3 पार्ट कार्बन के जुड़ेंगे 8 पार्ट से क्या बनेगा, CO2। बट क्या यही स्टोरी यहाँ पे अप्लाई होती है, तो आंसर है नो। क्यों नो है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल जो कंबाइन करता है उसका एक फिक्स रेशो होता है। हर एक जब मॉलिक्यूल कंबाइन करता है उसका एक फिक्स रेशो, चाहे एलिमेंट सेम हो। देखो इसमें एलिमेंट भी यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ही है, बट फर्क क्या होगा, अब देखो फर्क आपके सामने होगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसका मास निकालता हूँ, यहाँ पे इसका मास निकालते हैं। बताओ अभी कार्बन का यहाँ पे है और साथ में ऑक्सीजन हमारे पास है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या आएगा बताओ, कार्बन के एक एटम इसका मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का एक एटम इसका मास भाई 16 ग्राम। ये हो गया भाई कार्बन ऑक्सीजन रेशो का निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब बताओ भाई यहाँ पे क्या बना, ये बना 12 रेशो 16, और ये भी जाएगा 4 के टेबल से जाता है। तो बताओ क्या बनेगा, तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। बताओ भाई रेशो क्या है, रेशो है हमारे पास 3 रेशो 4। तो जब मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट्स ऑफ कार्बन, क्या भाई, रिएक्ट्स विद 4 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बना रहा बताओ अभी, टू फॉर्म
वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो पार्ट्स लिए क्या लिए, बाई मास लिए। तो भाई देखो, जो भी बना रहे हो आप, किसी भी संसार की कोई चीज बना रहे हो, तो भाई जो भी एलिमेंटल कंपोजिशन वो सेम रहती है। आप जो भी कंपाउंड बना, हर कंपाउंड के लिए एलिमेंटल कंपोजिशन सेम है। ये मान लो जैसे आप बताते हो कि हर एक इंसान का डीएनए सेम होता है, सॉरी डिफरेंट होता है किसी दूसरे इंसान से, वैसे वो प्रिंट्स होते हैं, उसी तरह से सेम यहाँ पे भी पहचान होती है। बट क्या ये रेशो यूनिवर्सल है? कहीं ऐसा है कि ये रेशो गड़बड़ जाएगा? हाँ जरूर है ये। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जरूर होता है कि कभी कभी ये रेशो क्या आता है, सेम आता है। बट जहाँ तक सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे ये आपको फेलियर नहीं दिखता। तो ये आपको याद रखना यहाँ पे। तो दिस, अब इसके लिमिटेशंस मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लिमिटेशंस मैं आगे बताऊंगा। तो ये हो गया भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो ये था भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। तो याद रखना यहाँ पे जो मैंने बताया। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं किसी और भी कंपाउंड की। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसी तरह से आप वाटर को देखेगा, आप सल्फर डाइऑक्साइड को देखेगा, आप किसी और को देखेगा, तो ये हो गया भाई आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी में आएगा थर्ड लॉ। तो लिखो भाई थर्ड लॉ क्या है हमारे पास अब। तो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, अब ये लॉ क्या बताता है कि जब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे, जैसे मान लो मैं आपको यहां पे बता रहे जा रहा हूं एग्जांपल एक। तो मैं एक टेबल फ्रेम करूंगा यहां पे सबसे पहले। ये टेबल फ्रेम है क्या, इसमें हमने क्या किया, टेबल में हमने कुछ ऑक्साइड्स बनाए नाइट्रोजन के, देखेगा यहां पे। सबसे पहला ऑक्साइड बनाया कौन सा, N2O का। एक और टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक और बनाएंगे यहाँ पे। थोड़ा बहुत आपको और इसमें एडिशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे दिखा दो आप N, यहाँ पे दिखा दो O, क्योंकि हम दिखा सकते हैं कि N और O कितना जुड़ रहा है। तो पहले बनाया कंपाउंड N2O, फिर बना दो नेक्स्ट कंपाउंड, बना दो भाई यहाँ पे क्या, NO। उसके बाद बना दो भाई क्या नेक्स्ट कंपाउंड, N2O3। उसके बाद बना दो भाई क्या कंपाउंड, N2O4। उसके बाद बना दो भाई नेक्स्ट कंपाउंड N2O5। क्या बनाए भाई, दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ oxides of nitrogen, and these oxides of nitrogen combine with oxygen to form different oxides. So if we combine, if we see, इनका मास क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो कितना मास हो गया बताओ, एक का 14, 2 का 28। ऑक्सीजन 1 है तो उसका मास कितना होगा भाई यहाँ पे 16 होगा। आगे आते हैं, यहाँ पे एक नाइट्रोजन तो मास कितना होगा बताओ 14 होगा। ऑक्सीजन का भी एक तो क्या होगा 16 होगा। यहाँ पे 2 का 28। अब 3 एटम का ऑक्सीजन, तो 3 16 सा, तो यहाँ था कितना भाई 48, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पे, तो ये भी क्या भाई 2 एटम है, कितना हो गया 28, और 16 4 सा 64, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे आते कितना हो, यहाँ पे ये भी 28 हो गया। अब बताओ अभी 16 5 सा 80, ठीक है, 16 5 से 80, तो यहाँ पे 80 हो गए भाई। अब मैंने सबके यहाँ पे टोटल इनके वेट्स लिखे, ठीक है, इनके मासेस लिखे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं इसको कैसे रेशो में लाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट को फिक्स कर देता हूँ। अब फिक्स किसको करूंगा, जो आपको दिखेगा यहाँ पे जिसमें चेंजेस कम है। इसमें चेंजेस कम है, इसमें चेंजेस कम है। अब ये देखो यहाँ पे चेंजेस 16 16 के बाद 48 फिर 68 हो, तो यहाँ पे भी चेंजेस बहुत हो रही है। इसको नहीं छेड़ना आपने। किसको छेड़ना आपने, जिसमें चेंजेस कम है। 28 से यहाँ पे 28 से 28 से 28 से 1 14 भी। तो क्या करो, सबको फिक्स करो 1 एटम के साथ में, सबको फिक्स करो 1 एटम। आपने क्या इसको फिक्स किया, तो फिक्स किया इसको, तो जब आपने फिक्स किया तो इसको आपने रखा भाई 14 बनाया। क्या बनाया 14, ये तो 14 ऑलरेडी है। ये क्या बनाया 14 बनाया आपने। ये क्या बनाया 14 बनाया आपने। ये क्या बनाया 14 बनाया आपने, बनाया 14। रेशो फिक्स करना है। अब जब इनको फिक्स किया तो बताओ यहाँ पे क्या किया, तो आपने पहले केस में N2O के केस में क्या किया आपने, तो आपने देखो यहाँ पे क्या किया, आपने इसको हाफ किया, तो यहाँ पे भी हाफ कर दो, कितना आएगा बताओ 18 आएगा। इधर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी आपने इसको हाफ किया, तो यहाँ पे भी हाफ करो, कितना बना 24 बना। यहाँ पे आपने हाफ किया, यहाँ पे भी हाफ करो, कितना बना 32 बना।
यहाँ पे भी हाफ करो, क्यों हाफ करो, क्योंकि 28 का हाफ ने 14 लिया, यहाँ पे हाफ करो कितना आया 40 आया। बताओ अभी नया ऑक्सीजन क्या आया, तो बताओ अभी ऑक्सीजन का न्यू रेशो क्या आया, इसका न्यू कॉम्बिनेशन क्या आया। तो देखो भाई क्या आया 8:16:24। देखो यहाँ पे 32 और 40 ये आया भाई। और इसको जब उन्होंने नया रेशो बनाया तो इस समय कितने पार्ट थे नाइट्रोजन के, तो पार्ट कितने थे भाई, यहाँ पे 1 पार्ट था। 1 पार्ट का मतलब यहाँ पे उसका 1 मोल ले लिया मैंने। क्या ये रेशो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो बताओ ये रेशो क्या बनेगा, देखो भाई यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 50। तो बताओ भाई ये रेशो बना किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। जब भी आप यहाँ पे एक पार्ट, सुना ध्यान से, अब जब आपने एक पार्ट N2 का रिएक्ट किया किससे, एक पार्ट ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा N2 बनेगा। जब एक पार्ट रिएक्ट किया दो पार्ट किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा NO बनेगा। जब एक पार्ट N2O3 का रिएक्ट मतलब N का रिएक्ट यहाँ पे किया किसके साथ, O के साथ, तो क्या बनेगा आपका बनेगा N2O3। जब एक पार्ट इस वाले का रिएक्ट किया 4 टाइम्स, तो क्या बनेगा N2O4 बनेगा। जब यहाँ पे एक पार्ट आपने रिएक्ट किया 5 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा यहाँ पे N2O5 बनेगा। तो मतलब ये रेशो आपका मल्टीपल टाइम्स यूजर, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन। सिंपल सा मैंने डिफाइन किया विद एग्जांपल्स। यू कैन अप्लाई दिस एग्जांपल टू आल्सो द कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट गिविंग मोर एक्साइड्स। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड और CO को कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हो आप SO2 SO3 को बारे में बता सकते हो, यहाँ पे वाटर और H2O2 के साथ बात बता सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी जगह पे इसको यूज कर सकते हो। तो ये था भाई लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन, जिसको दिया था, किसने दिया था, इसको दिया था जॉन डेल्टन ने। बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हो। अगर वो लग रहा है आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ रहा है, तो ये भाई रेशो आपका एक को फिक्स करना है, और फिक्स उसको करना है जिसका आपको दिखे सेम है, जिसका फिक्स हो सकता है, जिसको फिक्स कर सकते हो आप। बाकी को जो चेंज करा डायनेमिकली चेंज करो, उसको फिक्स नहीं करो, खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे मल्टीपल रेशो में मिल जाए। तो यहाँ पे रेशो क्या बना 1:3:1:2:3:2 1:2:3:2 और ये आपको भी लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आपका फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ हमारे पास क्या बोलता है भाई, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और इसको दिया था किसने, गै-लुसाक ने। तो नेक्स्ट कम टू द फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ नाम क्या है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और इसको किसने दिया, गै-लुसाक ने। और ये लॉ जो बेसिकली बताने चाहता हूं, देखो मैं यहां पे डेफिनेशन पे नहीं आऊंगा, यू आर एबल टू फाइंड डेफिनेशन एनीवेयर। अब इस टॉपिक को आप समझो एग्जांपल से। अगर आप सोचो किसके डेफिनेशन करेंगे या तो शायद ये सर ने बताया ही नहीं है, सर मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए लॉजिक। डेफिनेशन विल बी यू विल फाइंड इन बुक्स NCERT और एनी अदर बुक और इन रेफरेंस बुक। और बेटा जब भी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो केमिस्ट्री में, चाहे वो आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, IIT की कर रहे हो, क्या कोई भी कंपटीशन है, आप JEM की कर रहे हो, आप गेट की कर रहे हो, आप नेट या SCR की कर रहे हो, आप सेट की कर रहे हो, आप कोई भी स्टेट के एग्जाम की कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप PGT की कर रहे हो, आप TGT कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, सो द वेरी बेसिक बुक इज NCERT। सिंपल है बेटा, क्या NCERT क्या होता है, NCERT होती है बुक, है ना। तो NCERT क्या है, आपकी बैकबोन है। NCERT क्या आपकी टारगेट वैल्यू है, आपकी पेरेंटल वैल्यू है, आपकी एक्सपेक्टेशनल वैल्यू है, आपका ड्रीम है। Everything is NCERT. Understand? So value of NCERT cannot be diluted, cannot be ignored when you are preparing for any competition exam. Even for boards. तो बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का जिक्र किया यहाँ पे, तो फिर फिगर ही क्या पढ़ेंगे, है ना। तो अब पढ़ेंगे, तो क्या बताता है यहाँ पे गैसेस वॉल्यूम की। कोई भी रिएक्शन ले लो आप, जहां पे आपको गैस दिखे, देखो गैस तो आपको हर जगह दिख रही ना, पूरे रूम में गैस है। अब ये बोलोगे सर पूरे रूम में गैस है, उसके बाद बाहर भी गैस है, अंदर भी गैस है। भाई वो पढ़ा बचपन में कि भाई एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर है, तो मैं बोलूंगा एयर इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। हाँ, क्या कर लोगे, जस्टिफाई है, कुछ नहीं कर पाते हो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हमारे पास किसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, गैसियस वॉल्यूम की। क्या बोलता है कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं, अब देखो भाई यहाँ पे मैंने कंबाइन किया H2 को, गैस को किसके साथ कंबाइन किया, Cl2 गैस के साथ, और ये बना रहा भाई हमारे पास एक मॉलिक्यूल किसका, HCl का,
और बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और लेट्स से ये भी मैंने गैस बनाया, तो बताओ अभी कितना वॉल्यूम कंबाइन है। अगर मैं मोल कंसेप्ट की बात करूँ, यहाँ पे आपका बैलेंस किया मैंने, तो यहाँ पे आपका 1 वॉल्यूम कंबाइन हुआ, यहाँ पे आपका 1 वॉल्यूम कंबाइन हुआ, यहाँ पे आपका 2 वॉल्यूम कंबाइन हुआ। ठीक है भाई। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे रिएक्शन में, तो ये सिंपल एटॉमिक रेशियो को फॉलो कर रहा है, ये सिंपल एटॉमिक रेशियो को फॉलो कर रहा है, और ये करना चाहिए। तो जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं तो कंबाइन करती हैं इस वे से कि वो फॉलो करें सिंपल एटॉमिक रेशियो। क्या फॉलो करें भाई? वो फॉलो करें सिंपल एटॉमिक रेशियो। क्या बताया मैंने? तो लिखो यहां पे, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस मस्ट फॉलो सिंपल एटॉमिक रेशियो, ये फॉलो करना चाहिए। अगर आपको एग्जांपल यहां पे दूसरी बता दूं मैं, तो जैसे मैंने यहां पे कंबाइन किया N2 को किसके साथ? थ्राइस ऑफ H2, तो क्या दे रहा है यहां पे? ये दे रहा है ट्वाइस ऑफ अमोनिया, सभी की सभी गैसेस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो बताओ भाई क्या हो रहा है यहां पे रेशो? तो मेरे पहले से बता दो रेशो क्या हो रहा है। तो देखो भाई यहां पे मैंने इसको बैलेंस कर दिया, तो क्या इसका 1 वॉल्यूम इसका 3 वॉल्यूम इसका, और यहाँ पे क्या भाई 2 वॉल्यूम इसका। बताओ भाई रेशो क्या होगा इनका? तो इसका रेशो क्या आएगा? यहाँ पे जो रेशो होगा कॉम्बिनेशन को क्या आएगा बताओ? तो आएगा आपका 1:3:2। इधर क्या है रेशो बताओ? इसमें रेशो आया भाई क्या? 1:1:2। तो ये रेशो भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गेल-लुसैक लॉ, इसको बोलते हैं गेल-लुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोला जाता है इसको भी। तो ये लॉ बेसिकली ये बता रहा है कि व्हेनेवर द गैसेस कंबाइन, दे कंबाइन इन सच अ वे दैट दे मस्ट फॉलो सिंपल एटॉमिक रेशियो। क्या होता है सिंपल एटॉमिक रेशियो? जब आपका रेशियो यहाँ पे होगा तो सिंपल रेशियो से फर्दर डिविजिबल नहीं हो सकता। तो ये बात की थी किसने भाई? ये बात की थी हमारे पास गेल-लुसैक ने। अब लास्ट लॉ पे आते हैं। लास्ट लॉ हमारा 5th लॉ है, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ एवोगाड्रो लॉज बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। और इसी लॉ को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं, और मोल कॉन्सेप्ट हमारे पास हम पढ़ाएंगे। तो अब आते हैं भाई 5th लॉ पे। सो लास्ट लॉ 5th लॉ, तो 5th लॉ कौन सा भाई बताओ? तो दिस इज कॉल्ड Avogadro's law. It is also called, in simple terms, you can call it as mole concept. अब ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ बताता है कि आप कोई भी गैस ले लो, उसका गैस का वॉल्यूम, मान लो आपने कुछ ले लिया, 10 लीटर ले लिया, 20 ले लिया, तो अगर आपने 2 गैसेस ली हैं, दोनों का वॉल्यूम अगर 10 लीटर है तो उनमें पार्टिकल भी सेम होंगे, ये बताता है। कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन है एसटीपी या एनटीपी। तो क्या कहता है? राइट, लिखते हैं थोड़ा सा। कहता है एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, क्या बोलता है? एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases have equal number of particles। बेटा पार्टिकल में क्या आएगा? वही आइंस, एटम जो भी होते हैं गैस के ना, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं। मतलब सिंपल सी बात करें यहाँ पे, तो आपका एक फॉर्मूला बनता है कि भाई ये वॉल्यूम इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल हैं, पार्टिकल भी इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे मोल भी इक्वल। तो क्या बना भाई आपका बना V इज प्रोपोर्शनल टू N, ये बना भाई आपका। और ये लॉ क्या बताता है यहाँ पे? N यहाँ पे क्या है? मोल्स, पार्टिकल जो भी है, V क्या हमारे वॉल्यूम है। तो ये बता रहा भाई, ये कौन सा लॉ बता रहा है? एवोगाड्रो लॉ। और आपको बता दूं कि अगर हमारे पास हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, तो एनटीपी पे 1 मोलर जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, कब? एनटीपी पे वो कितना आता है? वो आता है हमारे पास 22.4 लीटर, ठीक है भाई। और इस लीटर ऑफ वॉल्यूम में, 22.4 लीटर वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो याद रखना इज इक्वल टू, कितने पार्टिकल होते हैं? वो होते हैं भाई 6.022 इंटू 10⁻23 गैस पार्टिकल्स।
या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपका वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो बताओ कितने पार्टिकल होंगे? तो आपके पास पार्टिकल होंगे 6.022 10^23, और आपने अगर वॉल्यूम आधा किया 11.2 कर दिया तो यहाँ पे भी आधे कर दो, कितने बन गए यहाँ पे 3.011 10^23, और आप इसको 1/4 किया तो कितना बना यहाँ पे 5.6 बना, तो यहाँ पे कितना बनेगा बताओ? यहाँ पे बनेगा अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1.5 × 10^23। तो भाई ये लॉजिक याद रखना है। तो जितने आप अगर इसको बढ़ा दो आप, या आपने 40 क्या कहते हैं इसको, हमने 40 ऊपर कर दिया, डबल कर दिया इसको 44.8 कर दिया, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेंगे 12.044 × 10^23। तो ये लॉजिक रहता है यहाँ पे। तो मतलब जितना वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मेरे पास, सुना ध्यान से, कोई भी गैस हो, तो अगर मेरे पास 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो पार्टिकल कितने बताओ अब इसमें? तो पार्टिकल है हमारे पास 6.022 × 10^23। ये नंबर कौन सा भाई यहाँ पे? ये नंबर हमारे पास है एवोगाड्रो नंबर। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके भाई? गैस के। गैस कोई भी, N2, O2 कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने वॉल्यूम डबल किया तो क्या बना डबल करके बताओ अभी? ये बना 44.8 लीटर, तो ये भी डबल हो जाए, कितना बनेगा बताओ भाई? 6 का 12 0.44 × 10^23। भाई मेरे यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हो तो 23 को डबल मत करना, वरना वो भी कर दो, है ना। अगर मैंने वॉल्यूम आधा किया, आधा कितनों के बताओ भाई? 22 का आधा कितना हो गया? तो ये हो गया भाई आपका 11.2 लीटर। तो ये भी बनेगा आपका 6 का आधा क्या होगा भाई? 3.011 × 10^23 मॉलिक्यूल आएंगे गैस के भी। चलो भाई हो गया यहाँ पे साफ किताब। इसको जितना डिवाइड करो उतना ये आएगा। और अगर फिर आप यहाँ पे 11.2 को भी अब आधा करोगे तो कितना आएगा बताओ? 11.2 का आधा आएगा 5.6, और उस 5.6 को यहाँ पे करोगे तो ये भी बनेगा आपका 1 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से निकल जाएगा आपका 1.5 समथिंग, तो ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से निकाल। तो ये था भाई आपको कौन सा एवोगाड्रो लॉ। तो बेसिकली हमारे पास हमने डिस्कस किए 5 लॉज किसके? गैस के, कि भाई गैसेस कैसे कंबाइन करती हैं, और मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन करते हैं। तो आपको ये देखना ध्यान में। तो 5 लॉज हमने बात की है। तो ये जो लॉज हैं अब इनके कुछ लिमिटेशन भी होंगे, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट आज के टॉपिक में हमारे साथ एक सिंपल सा कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज की बात हमने की और उसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो आई होप आप इसके वीडियोस को देखोगे और जितने भी डेफिनेशन है अपनी नोटबुक पे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो। एंड ऐसे टॉपिक के लिए आप इन वीडियो पे अप्रोच करो संकल्प की ऐप पे, यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारे पास पूरा बैच बना है, तो इसको आप देख सकते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ नीट, फॉर द पर्पज़ ऑफ बोर्ड्स। This is very important topic.